जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और हमारा थर्ड और लास्ट सेशन जो है आज का वो सर स्टार्ट होने वाला काइंडली है। जी मेरी अस्सलाम कंपनी का वालेकुम सर। एनालिसिस चेक कर लें एक दफा ना। सर काफी बच्चों की लाइट नहीं आ रही है। अच्छा चलिए एक्सक्यूज मी कोई बात सर। नहीं कोई बात नहीं। जी जी इसरार। सर क्या नाम लेते हैं, आपसे बात शेयर करनी थी। पहले आप हमजा का चेक कर लें, बाद में वो ये ना कहे कि मेरी वजह से रह गया। नहीं नहीं अब बताएं आप बात क्या है इसरार। सर वो बात ये है कि हमारे जो ग्रुप की लीडर है ना, वो रुखसाना रुखसाना कौसर है। तो वो प्रोजेक्ट उसने यानी कि ऑलमोस्ट बन गया हुआ था। तो उसका लैपटॉप गिर के ना, वो स्क्रीन जो होती है ना, वो ऊपर से एलसीडी वो डैमेज हो गई हुई है। अच्छा तो तो वो फिर उसने ना अपने भाई को दे के भेजा हुआ है ठीक करवाने के लिए। तो थोड़ा लेट हो सकता है वो। यानी कि उसको मैंने कहा था हुडी सर को बता दो, कह रही है मेरे से बात नहीं होनी, आपको बता दो। चलो कोई बात नहीं जमा करवा देना ठीक है। अच्छा जी अब ठीक ये है क्या सर, चल थैंक गया यू भाई। सर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा जी हम किसका काम चेक कर रहे थे अभी। अ, सर आयशा तारिक का। अच्छा जी आयशा। आयशा ओके है फिर आपका ये जो है ना मुझे सिर्फ कंपनी का नाम मैसेज कर देना ताकि मैं इसको जरा तफसील से देखूं। निशात मिल जाए ठीक है हो गया। ठीक हो गया जी निशात मिल के मुतालिक हम इंफॉर्मेशन ले लेंगे। अब आगे चलते हैं जी। अब कौन है हमारे साथ सर इसके बाद हमारा कर लेंगे आप। सर किसका बेटा। सर 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 आयशा हमजा का अहमद का। हमजा आयशा। हमजा का कर लें सर। हमारे ग्रुप आयशा का ही अहमद है। आपका नाम नहीं आयशा आ रहा अहमद या मेरे। हमजा का कर लें आप। आयशा सर मैं लैपटॉप से हूँ शायद। नहीं ये आता। सर ये वाला जी जी। आयशा यहाँ पे रात हो गई आप अभी तक धूप में खड़ी हुई है आयशा। सर बस देख ले। जी सर बस देख ले। सर आज आप दिल धूप लगा बहुत के तेज रखते थी हैं। ना। क्या हुआ बेटा। मैं क्या दिल लगा के रखते हैं सब बच्चों का आप। बेटा अगर ना ये काम करें ना तो बहुत बोरिंग हो जाता है काम। अच्छा जी ये तो है। जी हो गया जी। लें जी आयशा ये आ गया जी। सेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर एक्चुअली ये दो कंपनी जो सेकंड कंपनी थी ना हमारी जीएस की, उसको जी जी क्रॉस चेक किया था, वो सही आई थी उसकी परसेंटेजेस। मगर अच्छा इसमें वही प्रॉब्लम है जो आयशा की उसमें आ रही थी ना। देखें कुछ माइनस जा रहे हैं, -46 और फिर वो 240 पे चला गया था। अच्छा कुछ ठीक सर है। स्टार्टिंग वाली परसेंटेज ठीक आ रही थी और एंड से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, काउंटर चेक किया था हाँ सर। हो सकता है मैं इसकी ना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल के तो चेक करूंगा। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है ना इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं आपको रिव्यू बाद में दे दूंगा कोई इशू नहीं है। हम इसको सर चेक हमारे पास करेंगे। रिपोर्ट्स हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको मेल कर दूंगी या व्हाट्सएप। नहीं नहीं आप ना कीजिएगा बेशक व्हाट्सएप कर दें ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको चेक कर लूंगा नो इशू। मैं यस सर। जैसे वैसे भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता हूँ इसको। सर जी वो इनकम स्टेटमेंट में अदर लॉसेस नीचे लिखा हुआ था, तो वो ऐड करने हैं कि ये इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ठीक है या इनकम। नहीं क्या कहाँ तक आप कह रहे हो यहाँ तक सर इनकम जी सर इधर इधर ठीक है, आगे लिखा अदर लॉसेस लिखा हुआ था। का। सर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव लॉस आपसे पूछा था ना व्हाट्सएप पे भी कि वहां हाँ तक लेनी है, हाँ आपने कहा था वहां तक सही है, तो ये वही रिपोर्ट है। आपने मुझे अच्छा बताया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से एनालाइज करना है। मैंने सेम वैसे ही किया था। सेकंड कंपनी का एज इट इज आया है परसेंटेज, हम्म। बट जो फर्स्ट कंपनी है उसमें माइनस, जब सीजीसी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है ना माइनस में, तब सब वो लेवल अजीब सा हो गया। तो अब मुझे कोई समझ बात नहीं लग नहीं। रही हमारी अमाउंट। अच्छा नहीं अब इसमें ना अभी हमारे पास स्पेसिफिक केसेस आ गए ना। तो अब एक आयशा का केस आ गया है एक आ गया है पहले किसका था निशात मिल्स का। एक एबट का केस आ गया है। और तीसरा कौन यस सा आ सर। गया आप किस कंपनी की बात कर रहे हो बेटा। मुख्तार। नहीं ये सर हमारे ग्रुप की ही है, ये आयशा साथी हमारे ग्रुप की ही है, इसकी भी एबेट की कंपनी ही है। अच्छा ये एबट की कंपनी ही है। ठीक है ये दो जो है ना मैं इसको आज रात को चेक करूंगा। आप बेटा थोड़ा सा ये इस चीज को मद्देनजर रखा करो कि आप लोग सिर्फ एक क्लास नहीं है तो मुझे थोड़े से ना टाइम दिया करें इस चीज का। ठीक है एक क्लास ठीक है नहीं मैं सर। पढ़ा रहा होता ये आपके आपके कैंपस की जो है ना पांच जो कोर्स है ना वो मेरे पास है। तो सर इंट्रोडक्शन भी चेक कर ले जरा इसका। हाँ नहीं मैं वो चेक कर लेता हूँ लेकिन ये है कि हम सारा टाइम इसके अंदर नहीं ना जाया करना बेटा और भी तो पढ़ना भी तो है सर नेक्स्ट लेक्चर नहीं करना हमने क्या। ठीक है सर सर, एक्चुअली ये सर ये टाइम पहला काम है ना, तो हम बस ये चाह रहे थे कि कोई नो मिस्टेक है इशू तो एट वो ऑल हमारी वेरी रेक्टिफाई हो गुड जाए।
लें जी इसको। आपने पहले ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन का आपने दिया इंट्रोडक्शन, ओके, यस सर। और 2 तस्वीरें लगा दी हैं। इसके बाद इनकी, अच्छा जी, सर पर्सनल इंट्रोडक्शन में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ज्यादा क्या लिखूं, तो जो फर्स्ट लेक्चर में मुझे समझ आया था मैंने नहीं वही साथ इंट्रो में साथ लिख ऐड दिया है। करते जाना, साथ साथ इसमें ऐड करते जाना, अभी मैंने इंट्रोडक्शन को सिर्फ बड़ा बड़ा फर्स्ट का कर लिखा दीजिए। है। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये इनका इंट्रोडक्शन, कंपनीज का इंट्रोडक्शन देना था सिर्फ, वो आपने दे दी है। अब ये प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन में साथ साथ बनता जाएगा, आप लोग इसको साथ साथ एडिशन करते जाएंगे, नो इशू एट ऑल। अभी हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रेजेंट करना है आपने फाइनल से पहले, तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हमारे पास तकरीबन 12 वीक्स इस टाइम पे पड़े हुए हैं, हमने 12 वीक्स के अंदर ये प्रोजेक्ट करना है। इस सब्जेक्ट की आपकी ना तो कोई असाइनमेंट है इसके अलावा, ना आपका क्विज है इसके अलावा, जो आप कर रहे हैं यही आपका प्रोजेक्ट है। ठीक हो जो गया जो सर। ये करना सीख जाएगा वो जो है इस सब्जेक्ट में नंबर मार जाएगा, ठीक है ना। और मुझे ठीक है कोई सर। मुज़ायका नहीं है कि मैं जितने मर्जी आप बेहतर परफॉर्म करेंगे उतने मार्क्स आप लोग ले लेंगे, ठीक है जी। सिर्फ मेरे हाथ में कौन से मार्क्स हैं आपके, ये जो 40% मार्क्स हैं ये आपकी परफॉर्मेंस पे देने हैं मैंने, जो आप लोग प्रोजेक्ट बना के प्रेजेंट करेंगे। बाकी आपके हाथ में मार्क्स हैं जो कि आपके मिड में और फाइनल में आएंगे, ठीक है ना। अब अभी तक तो ठीक है बेटा, सर आगे एडिशन होती जाएगी वक्त के साथ साथ, मैं गाइड करता रहूंगा, आप लोग उसके अंदर सर एडिशन। यस मिड में सर। और फाइनल में भी प्रोजेक्ट ही होएगा? बेटा केस स्टडीज होंगी छोटी छोटी सी, उसके अंदर आपका एनालिसिस आप करके बताएंगे, ठीक है ना। कुछ ठीक है सर। कैलकुलेशंस हो जाएंगी शायद, वो आप वो कैलकुलेशन भी कर सकते होंगे इजीली। जिस तरह ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन मुश्किल है, नहीं नहीं ये सर, क्या ये तो क्या ये आसान है। कैलकुलेशन मुश्किल थी ये? नहीं सर, आसान थी ये तो। आसान थी ना, ये तो उसी तरह ही सारी कैलकुलेशन है, फार्मूलाज हैं, फार्मूला याद होने चाहिए आपको, वो जी सर। फार्मूलाज याद करके अब सिंपल ये देखें जी, आपका अभी हमने जो रुपी एंड परसेंटेज चेंज मेथड किया है, आप मुझे ये सिंपल एक बात बताएं, क्या आप इसके ऊपर जजमेंट पास कर सकते हैं कि अगर हम पिछले साल से, ये 2020 और 2019 की बात कर रहे हैं, आप इसमें कह सकते हैं ना कि पिछले साल से इस साल हमने बेहतर परफॉर्म किया सेल्स के अंदर, हमारी पिछले साल से 17% जो है वो सेल्स इंक्रीज कर गई हैं, तो क्या आप ये लिख सकते हैं इजीली? लिख यस सकते हो सर। ना, ये हमारे जी सर, सामने लिख ये सकते हैं। रिपोर्ट है, इसका मैंने अब एनालिसिस शुरू कर दिया आपका। अब ये इजी इजी पहले मैं एनालिसिस बताऊंगा, उसके बाद डिफिकल्ट वाला जो है वो हम आगे चल के साथ साथ करते जाएंगे। या क्या हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं पिछले साल से? 2020 में हमारी सेल्स इंप्रूव हो गई है ना, 17% इंप्रूव हुई है, उसके बरक्स हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स 7% है। इसका मतलब क्या है कि हमारी 7% इंक्रीज हुई है, लेकिन पिछले साल से 2% हमने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम किया है। राइट सर। समझ है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, सेल भी बढ़ गई और कॉस्ट भी कम हो गई। सीजीएस को हमने कंट्रोल किया, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया है। क्या पता हमने किसी से होलसेल में सामान ज्यादा उठाया है तो उसने हमें डिस्काउंट दे दिया जिसकी वजह से 7% आया, वरना ये जिस तरीके से 9% इंक्रीज, 9% का डिफरेंस था, यहाँ पे भी 9% आना चाहिए था, क्योंकि 2018 से 19 का डिफरेंस था 9% का। अब 19 से 20 का 7% का आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 7% जो है वो 2% कम है 9% से। फिर ग्रॉस प्रॉफिट था, कि ग्रॉस लॉस हुआ था हमें 2019 में, इस ग्रॉस लॉस 13% को कम करके हम 0% पे आ गए, नो प्रॉफिट लो लॉस पे आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे फिगर्स चेंज है बेटा, ये फिगर्स और हैं 2020 की और है, ये ऊपर देखो नीचे देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट तो बनता है, यहाँ पे 0 क्यों आया? अच्छा ये इसके सर साथ क्योंकि कंपेयर कोई किया, ठीक है चेंजेस नहीं ठीक है ना ठीक है आया ठीक है, सर, इट्स दोनों ओके में से इट्स ओके कुछ रुपीस बचे नहीं। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। अब आप इसको देखो आगे कि ये लें जी 2019 का है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपके थे, ये 12% इंक्रीज किए हैं 2018 से, और लेकिन आगे आपने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी आपने अपने आप को कंटेन कर लिया। इसका मतलब है 2019 में आपकी शायद मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, 2020 में आपकी मैनेजमेंट चेंजेस आपने किए हैं जिसमें आपने कंट्रोल किया अपने एक्सपेंसेस को, ऑल ओवर आपने एक्सपेंसेस जो है वो 2020 में कंट्रोल किए हैं।
फिर ये -12% पे चला गया। एडमिन एक्सपेंसेस आपने लगता है कि काफी ज्यादा बंदे जो हैं वो फायर किए हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसमें आपके ये माइनस अदर चार्जेस आपके जो है -34 थे, लेकिन यहाँ पे आपके 35% जो है वो अदर चार्जेस बढ़ गए हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। 116% अदर इनकम, आपकी अदर इनकम नहीं थी पहले, वो लॉसेस थे, वो इंक्रीज करके अदर इनकम में आपने 116% इजाफा किया है। ये तो कंपनी जो है वो बेहतरी की तरफ आई है सर ये 2019 वाली से बात कंपेयर दोबारा करें। रिपीट करवाएं, ये 116 वाली, ये वाली समझ नहीं आ रही थी ये बेटा आपका लॉस था ना पहले। जी। देखो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपने जो नेट सेल होती है ना वो उस प्रोडक्ट की है जिसके आप बिजनेस में है, ठीक है। और अदर इनकम आपको शायद रेंटल इनकम आ रही हो, कोई डिविडेंड की इनकम आ रही हो, कहीं आपने और इन्वेस्टमेंट की हो, उसके ऊपर रिटर्न आ रहा हो। पहले आपको लॉस हुआ था, अब आपको उस पे फायदा हो गया है, ठीक है ना, उसके ऊपर आपको फायदा हो गया है। और यहाँ पे आपका जो है वो शायद आपने बेटर चॉइसेस की हो इस साल, जिसकी वजह से आपको फायदा हो गया है। सपोज मैं कहता हूँ मैंने 2 कंपनीज के शेयर खरीदे हुए थे, उनमें मुझे लॉस हो गया, मैंने वो इन्वेस्टमेंट निकाल के तो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है जहां से मुझे फायदा हो गया, तो वो अदर इनकम में आएगा। ये कंपनी का ही पैसा होता है और कंपनी ने ही इसको इन्वेस्ट किया होता है। ठीक हो गया, 116% आपका इंक्रीज हो गया। ये आप देख रहे हैं कि मैनेजमेंट के डिसीजंस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैनेजमेंट ही क्या कर रही है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रही है, एडमिन एक्सपेंसेस को उसने कंट्रोल किया है। और ये आपको पहली लाइन से नजर आ जाएगा कि आपके सीजीएस जो है वो आउट नहीं गया, 9% से 7% पे आ गया है। हालांकि आप और मैं भी जानते हैं कि 2019 में इन्फ्लेशन कम थी, 2020 में इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है। तो ये अगर ज्यादा होने के बावजूद आपने यहाँ पे 7% के ऊपर आए हैं, तो इसका मतलब है या तो आपने अपने जो जिनसे आप लोग होलसेल पे सामान खरीदते थे, या आपने उनको चेंज किया है, या आपने अपनी सर इसका मेन रीजन ये था क्योंकि एबट की कंपनी जो है वो फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, तो उसको तो कोई इसमें नुकसान नहीं हुआ था कोविड में, बल्कि उसके ज्यादा ही सेल्स हुई थी इसलिए। हाँ जी, बात तो ठीक है ना, सेल्स तो ज्यादा हो गई है, 17% पे आ गई हैं, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने सामान भी तो बनाना है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो इंक्रीज होगी। जी जी, देखो मैं वो भी अगर उन्होंने कंट्रोल 1 किया। लाख रुपए की सेल कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे 80,000 रुपए का मटेरियल भी तो चाहिए ना, सेल करने के लिए खर्चा भी करूंगा 80,000 का। तो अब अगर मेरी सेल चलेगी 2 लाख पे, तो मुझे जो मटेरियल चाहिए वो 1,60,000 का चाहिए। अब मैंने 1,60,000 की जगह पे अगर वो मटेरियल 1,25,000 में खरीद लिया, तो मैंने फायदा किया, मैंने तो अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज किया ना, अच्छी डीलें की हैं, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट 1,60,000 से कम होके 1,25,000 पे आ गई है। तो ये काम हमारी मैनेजमेंट ने किया है। या तो इन्होंने कोई प्रोसीजर शिफ्ट किया है, मीन्स के इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शायद इस तरह की कर ली है कि जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या सेल वेजेस की मद में इनको पैसे ज्यादा ना नहीं देने गए पड़े। लेकिन मोस्टली इसमें ऐसा ही हो सकता है कि रॉ मटेरियल इन्होंने सस्ता खरीदा हो। आगे चलते हैं। ये था जी, आप अब इन फिगर्स को देख के 2 सालों को आपस में कंपेयर करना तो सीख गए ना, यहाँ पे सीख गए हो ना कि 2 फिगर्स देख ली जी हैं, सर, सीख गए। एक को दूसरे फिगर के साथ कंपेयर कर लोगे कि भाई ये इतना % चेंज हुआ पिछले साल से और ये इतना % चेंज हुआ जी। ओके हो गया सर, मेरा जरा हेल्थ इशू चल रहा है। अहमद आप बेटा बार बार ना इस चीज को डिस्कस किया कर, मुझे पता है आपने लीव कर लें, लेकिन मेरी क्लास का जो लेक्चर है ना ऑनलाइन वो ले लिया करो बेटा, वो ले लिया करो। ओके, आई होप सर कि मैं अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहत दे। शुरू से डोंट वरी सर मैं अबाउट आपकी इट। क्लास में लाइव था, मेरा आप थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रही है, अहमद इसलिए मैंने कहा सर अगर मैं लीव कर दूं तो अटेंडेंस का इशू तो नहीं होगा। नहीं अहमद, अटेंडेंस के लिए क्लास में ना आया करो, बेफिक्र हो, आपकी अटेंडेंस की प्रॉब्लम नहीं है, आपने मुझे बता दिया इशू, छोड़ दो इस चीज को, अटेंडेंस बार बार डिस्कस ना करो, हर क्लास में आके नहीं डिस्कस करना बेटा इसको, ठीक है। चलें जी, ये तो हो गई आयशा। ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, आयशा की हम लोगों ने, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज बेटा?
आवाज क्लियर है? जी सर। ओके जी सर। फाइन, हो गया। अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है वो छोटा सा ही है, जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर किया है इसको कहते हैं जी ट्रेंड परसेंटेजेस मेथड। ठीक है जी, ट्रेंड परसेंटेजेस में चेंजेस इन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम अ बेस ईयर टू द फॉलोइंग ईयर्स टू शो द डायरेक्शन ऑफ चेंज। ठीक है जी, also called as horizontal analysis. Figures of various years placed side by side in adjacent columns in form of comparative financial statements. क्या मतलब है कि हमने इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजन का मतलब ये है कि आप ऐसे लाइन हो आपके सामने, ठीक है जी, ये जिस तरीके से लाइन लिखी हुई है ना, हॉरिजन इस तरीके से है, सीधी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और अगर वर्टिकल लाइन करेंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ की लाइन होगी। तो इसको याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल स्टेटस जो है वो हम लोगों ने एनालिसिस करना है। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपने अभी किया है मेरे सामने। क्या किया है? ये जो एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम 6 साल का या 5 साल का किसी भी कंपनी का करते हैं तो देन वी आर डूइंग अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। उसमें हम एक साल की फिगर्स को दूसरे साल की फिगर्स के साथ कंपेयर करते जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था 3-3 साल की कर लीजिएगा, लेकिन आपने 3 साल की नहीं की। यहाँ पे अब आपने 3-3 साल की करनी है। ये आपके सामने, अगर आप सेल्स की फिगर 15,719 को कंपेयर करते हैं 2018 के साथ, 17 के साथ, 16 के साथ, 2015 के साथ या 14 के साथ, तो ये आप कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो आपके रुपीजन परसेंटेज मेथड से थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है कि आप हर साल जो है वो बेस ईयर चेंज कर रहे होते हैं। कि अगर आपने 2015 का डाटा लेना है तो इस डाटे को आप कंपेयर करेंगे 2014 के साथ, ठीक है जी, बेस ईयर आपका 2014 हो जाएगा। लेकिन आप अगर 2016 का डाटा ले रहे हैं, पहले हमने जो काम किया था, तो इसका बेस ईयर हो जाएगा 2015, ठीक हो गया। लेकिन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में अब जो नई चीज आपने सीखनी है वो हम देखेंगे कि 2018 का डाटा जो है ना उसको कंपेयर करेंगे हम 2014 के साथ। बेस ईयर जो है वो चेंज नहीं होगा। क्या मतलब है? बेस ईयर आपका चेंज नहीं होगा। आपने बेस ईयर अगर चेंज नहीं होता तब भी आपने देखना है कि 2019 को अगर हमने कंपेयर करना है 2014 में, तो हमारे कितना इंक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया। अब एक और चीज है, आप ये देखो जी, 2014 में आपका 12,000 की फिगर थी, 15 में 13,385 की है, 16 में 16,206 की है, 17 में 24,423 की है। तो एक आप ट्रेंड देख रहे हो कि अपर ट्रेंड बन रहा है और ये स्लो बन रही है इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरीके से ये स्लो बन रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। मैंने ये कर्सर जो है ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये 12,000 से चला 24,000 पे आ गया। फिर एकदम से क्या हुआ कि 24,933 से ये एकदम से ड्रॉप हुआ है, सॉरी 24,423 से ड्रॉप होना शुरू हुआ है। तो ये 15,417 पे आ गया ड्रॉप होके। तो ये एक कर्व सी बन रही है। दिस कर्व इज नोन एज ट्रेंड एनालिसिस भी आप इसको कहेंगे, ठीक है जी, इसको आप ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं। कि एक कर्व जो है वो आप शो कर रहे हैं कि यार ये जो अब फिगर है ना, ये पहले इंक्रीज हो रही थी, हमें 10% का रिटर्न आ रहा था, अब ये जो है एकदम से गिरना शुरू हुई है। पहले ये 10% के रिटर्न से 7% पे आई है, फिर 5% पे आई है। तो आगे आने वाले वक्त में ये थोड़ा सा सेल नीचे जाएगी। लेकिन एक चीज बच्चों याद रखना कि हर साल आप सेल करते जा रहे हैं, आप हर साल सेल करते जा रहे हैं। हर साल अगर 10% इंक्रीज हो रहा है ना, और उसके बाद जाके आपका चौथे 5वें साल में आपका डिक्रीज भी होता है। तो मैं एक्सेल की शीट खोल देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको समझाने में ज्यादा आसान हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको समझाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जी, मैं कहता हूँ जी कि पहले साल हमारी सेल थी 100 की, दूसरे साल हो गई जी 110 की, और तीसरे साल हमने इसको 10% इंक्रीज किया
0.1 एंटर किया, ये 11 की निकली है, तो ये अब हमारे पास 121 आ गया। 121 में अगर हमने 10% इंक्रीज किया है तो कितना आ गया जी, कितना आएगा जी, इज इक्वल टू 121 इंटू 0.1, तो ये आ गया जी 12.1 प्लस 121, तो ये 133.1 आ गया। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपकी जो चेंज आई है वो क्या हो रही है, 133.1 से ये 133.1 है। अब अगले साल जो है वो ये 10% रिटर्न चल रहा था जी, 10%, 10%, 10%, और अगले साल पता चला जनाब आप जो है वो 7% पे आ गए हैं। 7% का मतलब क्या होगा कि आपकी 3% जो है वो कमी वाकया हुई है, लेकिन अल्टीमेटली ये देखना कि 3% जो आपकी कमी वाकया हुई है, आपकी फाइनल फिगर के पे क्या क्या फर्क आ रहा है, 133.1 इंटू 1.07, तो आपकी अल्टीमेट फिगर आ रही है 142.417। इसका मतलब क्या है कि आप 100 से निकले हो, पॉजिटिव की साइड पे जा रहे हो, 110 पे आ गए हो, 121 पे आ गए हो, 133 पे आ गए हो, और अल्टीमेटली आप 7% इंक्रीज के साथ 142.417 पे आए हो। आपका जो टारगेट था ना 10%। सर ये थोड़ा सा काइंडली समझ नहीं आया इसका आया। हाँ मैं बताता हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बेटा जी। सर ये जो अभी आपने 142.417 किया है सर, थोड़ा सोचा 7% लिखा हुआ आपने हाँ सर, जी, ऊपर आपने 7% लिखा हुआ है हाँ सर। इसके ऊपर F2 करते हैं जरा, एक मिनट। इसके ऊपर क्या करता हूँ, 142 पे F2 सर, इसमें फार्मूला क्या लगाया आपने? इसमें फार्मूला क्या लगाया है, ये लो जी इंटू 1.07 लगाया है फार्मूला। आप जरा समझ लो ये फार्मूला क्या लगाया है, जरा देख लो जरा एक दफा। सर 1.07 नहीं समझ आया सर मुझे, नहीं मैं आपको क्योंकि समझाने ऊपर लगा। 7% है। अरे भाई सुन तो लो ना, अब सुनोगे भी कि मैं क्या मैंने किया क्या है। जी जी देखो सर। जी, सर अब वो ये देखो, आवाज आगे पीछे आ रही है ना। अच्छा चलो अब देखो मेरी चीज को, मैं भी फार्मूला कैलकुलेट करने का तरीका दिखा रहा हूँ आपको। आपके पास है जी 133.1%, ठीक है, बल्कि इसको यहां से नहीं समझाता, मैं आपको यहां से समझाता हूँ। 100 रुपए का आपने 10% लेना है, तो कितना बना, 10 रुपीज, ठीक हो गया, ऐसे ही है, इसी तरह ही था। जी जी सर ऐसी है सर। अब ये 100 आपने इसमें जमा करना है, तो कैसे करेंगे, वो हम ये करेंगे 100 रुपीज का मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 के साथ, कि ये 100 भी इसमें शामिल हो जाएगा। अब इसका आंसर देखना 110 आ जाएगा, सर सॉरी समझ आ गया सर। 1.01 नहीं, 1.1 करेंगे, 10% 1.1 होता है, 110 हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये 133 को भी शामिल कर लिया इसमें, 133, और उसके साथ ये 7% भी शामिल हो गया है। अब इसका सर 7% ये निकाल लेते हैं, देखो जरा एक सर ये मिनट, 133.1 इंटू पॉइंट, सॉरी ओके भाई, 133.1 इंटू 0.07, ये आ गया जी आपका 9.317। अब आपने 133 में इसको ऐड करना है, ये 133.1 प्लस 9.317, तो ये आपका 142.417 आ गया समझ अब बेटा, ओके हो गया जी स्टूडेंट्स। जी सर। अच्छा ये ओके हो गया, जी सर। इसका मतलब ये है, आप अगर पॉजिटिवली देखो तो आपकी सेल बढ़ती जा रही है, 100 से 110 पे आई, 110 से 121 पे आई, 121 से 133 पे आई, और 133 से 142 पे आ गई। अब आप इसको कंपेयर करोगे 100 के साथ, तो 42% इंक्रीज हो गया, 42% इंक्रीज बन जाता है ना। ये लो जी, मैं अगर आपको 42% नहीं समझ आ रहा तो मैं समझा देता हूँ। 142 माइनस 100 कितना हो गया, 42.417। अब इसको डिवाइड कर देना आपने 100 से, तो ये लें जी, आपके पास 42% इंक्रीज आ गया।
0.42 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 42% इंक्रीज आ गया आपके पास। तो ये चीज है कि आप अल्टीमेटली अपनी जो बेस ईयर की सेल है उससे कितना ऊपर चले गए हो। 42% आपने टोटली इंक्रीज कर लिया, हर साल इंक्रीज होता जा रहा है, और जब आप परसेंटेज ले रहे हो तो हर साल के साथ साथ आपका जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन सर अगर इसके यहाँ फार्मूले की समझ नहीं आ रही, वो बेसिक फार्मूला आप एक दफा बता दीजिए क्या बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला है जी इसका, बेस ईयर आपकी 1 होनी चाहिए। मैंने आपको ये चीज और समझाई है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है या ट्रेंड एनालिसिस है, उसका फॉर्मूला ये होता है कि आपकी बेस ईयर सेम रहती है, बेस ईयर चेंज नहीं होता। अगर 2018 के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, बेस ईयर आपकी सेम रहेगी। बेस ईयर इज इक्वल टू, अगर आपकी 2016 है, अगर आपकी 2016 की बेस ईयर है तो 2016 से आप कंपेयर करेंगे 2020 को। पहले हम क्या कर रहे थे, 2016 से हम कंपेयर करते थे 2017 को, फिर हमने क्या किया, 2017 के साथ कंपेयर किया हमने 2018 को, और फिर हमने क्या किया, 2018 के साथ हमने कंपेयर किया 2019 को, और 2019 को हमने कंपेयर किया था 2020 के साथ। ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम बेस ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, बेस ईयर के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। बेस ईयर हमने ले लिया है, बेस ईयर अगर हमने लिया है, सपोज आपने ये जो भी फिगर्स आएंगी आपने इसको कैलकुलेट करके रखना है, ठीक है जी, शो करवाना है। बेस ईयर अगर हमने ले लिया है 2018 को लिया है, तो 2018 के साथ हम लोग आप लोगों ने क्या करना है, 2017 को लेना है बेस ईयर। ठीक हो गया। 2017 को बेस ईयर लेके प्रोजेक्ट के अंदर 2018 को कंपेयर करना है, 19 को कंपेयर करना है, और 20 को कंपेयर करना है। अगर 21 की फिगर्स आ चुकी हैं तो 21 को कर दीजिएगा, वरना 20 तक जो है आप उसको कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया, हो गया ना सही? ठीक हो गया सर। जी सर सही। 21 की तो फिगर्स नहीं आई होंगी बेटा, वो 21 के एंड पे आएंगी, तो 20 की ही आप फिगर को लेंगे जो रिलीज होती है 21 के अंदर। ऑब्वियसली जो लेटेस्ट है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसी को हम लेंगे। अब यहाँ तक आपने इसको क्लियर करके देख लेना है, फिर आप उसको कंपेयर करोगे यार, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ट्रेंड पॉजिटिविटी की तरफ है या ट्रेंड इसका जो है वो नेगेटिविटी की तरफ है। यहाँ पे आपको समझ आ गई कि आज से अगर 4 साल पहले देखें तो आज हम बेहतर पोजीशन पे खड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ आप अपना पर्सनल एनालिसिस करें, तो आज से अगर 3 साल पहले अगर आप सैलरी कमा रहे थे 25,000 रुपया, और आज भी अगर आप 25,000 पे खड़े हैं, तो आपकी स्टैग्नेंट ग्रोथ है, आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए, कहीं और निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप 3 साल के अंदर 10,000, 20,000, 25,000 का रेस लेके 50,000 पे आ गए हैं, तो यू आर डूइंग बेटर देन अदर्स। आप अपनी ग्रोथ के ऊपर गामजन है, आपका रास्ता जो है वो अच्छा है, आपको हर साल जो है वो ग्रोथ मिल रही है, पे रेज मिल रही है। और अगर आप अच्छी पोजीशन पे भी चले जाते हैं, पहले अगर आप सेल्समैन काम कर रहे थे, अब आप सेल्समैन की जगह पे सेल्स मैनेजर हो गए हैं, या असिस्टेंट सेल्स मैनेजर या एरिया मैनेजर हो गए हैं, देन दैट इज गुड फॉर यू। तो ये हमने देखना है कि कंपनी की फिगर्स बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। अब और चीज जो देखने वाली है, सेल्स की फिगर में अगर ये इंक्रीज हो रहा है बहुत अच्छा है, सीजीएस की अगर फिगर में इसी तरीके से इंक्रीज हो रहा है तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। और अगर एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं और वो हर साल बहुत ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, तो एक्सपेंसेस भी बढ़ना जो है वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छा है। ठीक हो गया जी, प्रॉफिट बढ़ना अच्छा है, एक्सपेंसेस बढ़ना अच्छा नहीं है। सेल बढ़ना अच्छा है, सीजीएस बढ़ना अच्छा नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, अगर ये 10% के हिसाब से आपके सेल बढ़ रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 10% के हिसाब से अगर इसी तरीके से सीजीएस भी बढ़ रहा है तब वो ओके है, बुरा भी नहीं है। लेकिन अगर वो 10% के हिसाब से नहीं बढ़ रही, 12%, 14% के हिसाब से बढ़ रही है, तो वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। समझ आई बात की? तो ये चीज रखिएगा मद्देनजर, अपने ज़हन में रखिएगा।
दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे। ये आपका यही मेथड था, इसको अब आपने अप्लाई करना है। और बाकी ये है कि स्लाइड्स तो मैं आपको बाकी भी करवा दूं, लेकिन ये है कि एक 1 बाय 1 लेके चलेंगे और इसको 1 बाय 1 ही हम करके तो आगे निकलेंगे। आप अब आपने कहा क्या काम है, इसके आगे जो आपने काम किया हुआ है ना बेटा, ये जो आपने परसेंटेजेस निकाली हैं, इसके आगे एक एक लाइन में ना थोड़ी उसकी उसके मुतालिक छोटी छोटी सी ना डिटेल्स लिखें और उसके अंदर आप अपनी तरफ से इंटरप्रेट करने की कोशिश करें कि ये बेहतर है, ये अच्छा है, ये बुरा है, कुछ भी आप उसके आगे लिखें ताकि उस फिगर को आप अब इस प्रोसेस में डल गए हैं कि हम उस फिगर को डिस्कस कर सकें कि दिस इज गुड और दिस इज बैड। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस? सर एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर? जी जी, सर रिक्वेस्ट जो करें बेटा। मेरी कंपनी का इशू था उसका क्या करूं मैं अब? आपकी कंपनी का क्या इशू है बेटा? सर आयशा एबट मुझे वाला ने कहा था कि रिपोर्ट्स भेज देना तो मैं उनको देखूंगा, हाँ या सर खुद देखूंगा ना, मैं डाउनलोड करके बताऊंगा। देखेंगे। ओके सर, मैं भेज देती हूँ। ठीक है, आज का टाइम दे दो या कल का दे दो मुझे, मैं फिर कल इंशाल्लाह देखिए बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। और बेटा कोई क्वेश्चन हो? सर अटेंडेंस लगनी है आज? हाँ जी, हाँ जी, लगनी है, लगनी है, लगनी है। सर मैं फिर वो जो आप मुझे मेरे एक्सेल शीट में बता रहे थे कि इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करो, डिटेल में लेके आओ, तो सर वो मैं कर दूं क्योंकि अब तो मैंने सबमिट करवा दिया, तो वो बाद में फिर ड्यू वो लेट आ जाता है। बेटा मुझे एक लफ्ज की समझ नहीं है आपने क्या कहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने वो मेरी प्रोजेक्ट देखा है ना, तो आप बता रहे थे कि इसको वो मतलब बैलेंस शीट को भी डिटेल में लिखो, बनाओ और इसका थोड़ा सा परफॉर्मा ठीक करो, तो वो मैं कर दूंगा और बाद में उसको दोबारा वही सबमिट करवा दूँ। ठीक हो गया, कराओ कराओ कराओ। अच्छा, ये आपकी 3 हफ्ते से ठीक हो गया अटेंडेंस नहीं लगी? जी सर, वो आप पता नहीं स्क्रीनशॉट ले सर, लिया था। सर हाँ आपने कहा था कि मैं नोट कर रहा हूँ अटेंडेंस। नहीं, वो असल में मैं ना आपकी लगा लेता हूँ। ये 2 क्लासेस हैं हमारे पास, 2 क्लासेस है ना हमारे पास। चलो पहले बात करते हैं, एक मिनट रुके जी। जी सर। एक मिनट। नहीं जी, अच्छा बेटा जी, आपकी अटेंडेंस हो गई है बेटा, अब आप लीव कर सकते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे गप सर होती है। सबकी होगी है? सब मैंने तस्वीरें खींच ली है ना, मैं लगाऊंगा अटेंडेंस। सर ऑल स्टूडेंट की हो गई है? हाँ जी, हाँ जी, हर एक की सर होगी। ठीक है बाजू सर, का थैंक यू नाम भी सर। शो नहीं हो रहे थे। जी सर नाम भी शो नहीं हो रहे थे बाजू का। नहीं, कोई नहीं, मैंने यहाँ सर से बाजू का वो नाम देख शो लिया नहीं है। हो रहे थे। किसके 27 स्टूडेंट्स आए ना इस टाइम पे क्लास में, ओके तो सबकी अटेंडेंस हो गई। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया अभी तस्वीर आपकी लिस्ट का। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको ओके सर, ओके थैंक आपकी लिस्टों में यू सर डाल वो दूंगा। थैंक यू। काफी ठीक है जी बेटा। सर वो काफी बच्चों का नेट इशू भी आ रहा था, वो मैसेज कर रहे थे। बेटा वो राइट। आज मुझे अटेंडेंस लगाने दो, कोई इशू होगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बता देंगे ये सर स्टूडेंट्स रह गए हैं, तो उनकी अटेंडेंस मैं दोबारा लगा दूंगा। ठीक है, पहले मुझे पहले अटेंडेंस लगाने दो, फिर बाद में देखते हैं। ओके हो गया बेटा, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ ग्रेट वीकेंड सर। आज तो बच्चों ने बड़ा तंग किया है।